तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है कि गार्प, जिसका एक ऑलरेडी फ्लैगशिप प्रोग्राम है विच इज एफआरएम, उन्होंने एक नया सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है विच इज रिस्क एंड एआई। ठीक है, तो ऑलरेडी सब जगह मशीन लर्निंग, बिग डेटा, एआई का बात हो रहा है। बट जो रिस्क प्रोफेशनल्स हैं, दे वर ऑलरेडी सीकिंग फॉर अ प्रोग्राम जो कि फोकस्ड हो कि कैसे हम लोग मशीन लर्निंग को यूज करते हैं फॉर रिस्क एप्लीकेशंस। सो दे हैव लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और मेरे ख्याल से काफी सारे और लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। तो आज का जो वेबिनार है उसमें मैं आपको एक स्नीक पीक देने वाला हूँ कि ये जो कोर्स है आपका रिस्क एंड एआई, ये किस बारे में है, इसमें आप क्या चीजें पढ़ने वाले हो, इससे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फ्यूचर में। राइट। इसका डिटेल्ड करिकुलम अभी नहीं आया है, वो करिकुलम आपका 1 अगस्त को आएगा। बट गाइडलाइंस आ चुकी है, स्टडी गाइड आ चुकी है, तो उसके बेसिस पे आई एम टेकिंग दिस वेबिनार। राइट। तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस मशीन लर्निंग, आप सबको पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। राइट। उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन हुआ। एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट, दैट इज बिग डेटा रेवोल्यूशन। राइट। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर आईटी रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद कौन सा रेवोल्यूशन है, दैट इज बिग डेटा रेवोल्यूशन। वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग इन द मिडल ऑफ बिग डेटा रेवोल्यूशन है। ये जो कोर्स है हमारा, इट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये टर्म्स अलग अलग है बट काफी इंटरकनेक्टेड वे में यूज होते हैं। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग क्या है उसको समझने के लिए टेक एन एनालॉजी। जैसे एक स्टूडेंट होता है या एक चाइल्ड होता है, एक चाइल्ड कैसे सीखता है? बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट नॉलेज, उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज मिलता है बुक से, टीचर से। उसके अलावा अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस। एक चाइल्ड को अगर सीखना है तो वो कैसे सीखता है? बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट नॉलेज दैट ही गैदर्स फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम टीचर्स, उसके अलावा फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस। उसी तरह से एक मशीन जो है ना, वो कैसे सीखती है? बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्स, बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट एल्गोरिदम्स, एंड उसके अलावा इट लर्न्स फ्रॉम डेटा। जिस तरह से अ स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, उसी तरह से अ मशीन लर्न्स फ्रॉम डेटा। अ मशीन लर्न्स फ्रॉम डेटा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? मशीन लर्निंग। नाउ रिस्क का अगर बात करेंगे, बिकॉज हमारा कोर्स बहुत ज्यादा फोकस्ड है ऑन मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस फॉर रिस्क। तो सबसे पहले रिस्क का बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि 4 मेन तरह के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। मैं बात करने वाला हूं कि मशीन लर्निंग का एप्लीकेशंस ये चारों रिस्क में कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है? एक बैंक का मेन काम क्या होता है? लोन्स देना। राइट। बैंक जब लोन्स देता है, वो लोन्स पे डिफॉल्ट हो सकते हैं। राइट। तो बैंक्स अगर लोन्स देगा और उन लोन्स पे डिफॉल्ट होगा, उसके कारण बैंक्स विल हैव टू फेस ह्यूज लॉसेस। दैट इज क्रेडिट रिस्क, दैट इज क्रेडिट रिस्क। अच्छा, जस्ट बिफोर गोइंग डीपर इनटू टाइप्स ऑफ रिस्क, ये जो प्रोग्राम है ना, मेरे ख्याल से रिस्क एंड एआई, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पर्सन के लिए नहीं है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसने आज तक रिस्क के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, दिस प्रोग्राम आई डोंट थिंक विल बी सुटेबल फॉर हिम और हर। क्यों? बिकॉज ये कोर्स बहुत फोकस्ड है ऑन एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई इनटू द रिस्क मैनेजमेंट स्पेस, इनटू द रिस्क मॉडलिंग स्पेस। राइट। तो अपने को वो कंसिडर करते हुए चलना होगा कि यार थोड़ा सा रिस्क का तो आइडिया होना चाहिए। तो या तो आपने रिस्क पढ़ा है सीएफए के अंदर, या आपने रिस्क पढ़ा है एफआरएम के अंदर, या आप ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, तब आपके लिए कोर्स सूटेबल है। किसके लिए सूटेबल है वो सूटेबिलिटी मैट्रिक्स में अलग से डिस्कस भी करूंगा। बट जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि 4 तरह के रिस्क बैंक फेस करते हैं। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमर्स डिफॉल्टिंग, रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बोरोवर्स डिफॉल्टिंग। तो बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली किसी को भी लोन देने से पहले उनको इवैल्यूएट किया जाता है वेदर द कस्टमर इज अ गुड क्रेडिट वर्दी कस्टमर और द कस्टमर इज अ बैड क्रेडिट वर्दी कस्टमर।
राइट। एंड जो गुड क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स हैं उन्हीं को वो लोन दिया जाएगा, जो बैड क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स हैं उनका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बैंक कैसे इवैल्यूएट करता है वेदर अ कस्टमर इज गुड क्रेडिट वर्दी और बैड क्रेडिट वर्दी? उसके लिए बैंक्स यूज एप्लीकेशन स्कोर कार्ड्स। क्या यूज करते हैं बैंक्स? एप्लीकेशन स्कोर कार्ड्स। एप्लीकेशन स्कोर कार्ड्स में होगा क्या, बहुत सारा डेटा रहेगा कस्टमर के बारे में, मतलब बोरोवर एट्रीब्यूट्स, लोन एट्रीब्यूट्स। एंड वो डेटा को यूज करके मशीन क्या करेगा, मशीन एक मॉडल देगा आपको, जो मॉडल आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द क्रेडिट स्कोर्स ऑफ द कस्टमर। तो आपने क्रेडिट स्कोर सुना होगा बिटवीन 300 टू 800। अगर क्रेडिट स्कोर हाई है तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस हाई है, तो आपको लोन दे दिया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस लो है, तो आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बैंक क्या कर रहा है, एक स्कोर कार्ड मॉडल यूज कर रहा है, एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहा है। बिकॉज इसमें मशीन क्या कर रही है, कोई एल्गोरिदम होगा एंड बहुत सारा डेटा होगा, हिस्टोरिकल डेटा। इतना सारे कस्टमर्स को बैंक ने लोन दिया है हिस्टोरिकली, वो सारा डेटा लेके मशीन लर्न करेगा कि यार इस तरह के कस्टमर इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह के एज वाले कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं, इस तरह के इनकम वाले कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करते हैं, इस तरह के एम्प्लॉयमेंट वाले कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्ट नहीं करते हैं। तो अ रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश्ड between the credit worthiness of the customer and the borrower attributes, and that model will be used to evaluate a new customer that is walking into the bank. अगर वो न्यू कस्टमर का क्रेडिट स्कोर हाई है तो बैंक लोन को एक्सेप्ट करेगा, वरना बैंक लोन को रिजेक्ट कर देगा। नाउ ये जो एप्लीकेशन स्कोर कार्ड है ये कैसे बनता है, बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स। दिस एप्लीकेशन स्कोर कार्ड इज बिल्ट ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स। मैं आपको इस कोर्स के एंड में ये रिस्क एंड एआई का कैंडिडेट गाइड भी दिखाने वाला हूं, उसमें इन्होंने केस स्टडीज दी हैं। तो एक केस स्टडी आपका क्या दिया है, क्रेडिट स्कोरिंग एंड लेंडिंग डिसीजंस। तो क्रेडिट स्कोरिंग एंड लेंडिंग डिसीजन क्या है कि हमें किसका लोन एक्सेप्ट करना है, किसका रिजेक्ट करना है। बिकॉज मैं पहले तो एक ड्यू डिलीजेंस करूंगा ना, बट मैं rather than using expert judgment जहां पे एक ह्यूमन बायस आ सकता है, आई विल आस्क मशीन टू गिव मी द आउटपुट कि यार ये कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस हाई है या लो है। तो वहां पे कोई बायसेस नहीं होंगे, बिकॉज द डिसीजन मेकिंग विल बी डन बेस्ड ऑन डेटा, राइट। दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ machine learning in the credit risk space. Application of machine learning in the credit risk space, right? मैं बहुत सारे एक्सेल शीट्स भी आपको दिखाने वाला हूं इन द ड्यू कोर्स। तो वो अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक पीडी मॉडलिंग का हम लोगों ने शीट बना रखा है। यहाँ पे पीडी मॉडलिंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। वहां पे हम लोग कस्टमर का डेटा लेके चल रहे हैं, ड्यूरेशन का, अमाउंट ऑफ लोन का, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है उसका, एज क्या है, जॉब स्टेटस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि वो कस्टमर डिफॉल्ट करेगा या डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस हाई हैं तो उसका क्रेडिट स्कोर लो आने वाला है एंड उस कस्टमर के लोन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर उसके डिफॉल्ट के चांसेस लो है, राइट, तो उसका क्रेडिट स्कोर हाई आएगा, उसके लोन को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो मॉडल है, ऑब्वियसली मैं मॉडल में डिटेल्ड वॉक थ्रू यहाँ पे नहीं दे सकता हूं, बट जो भी मॉडल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो मॉडल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। एंड दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग मतलब बहुत बड़ा डेटा यूज कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे मशीन लर्न कर रहा है रिलेशनशिप्स बिटवीन द क्रेडिट वर्दीनेस and the attributes of the customer, and that relationship will be used to evaluate a new customer, right? तो ये हो गया आपका क्रेडिट रिस्क। उसके बाद बात करते हैं मार्केट रिस्क की, बिकॉज अपने को समझना है ये कोर्स बहुत ज्यादा फोकस्ड है रिस्क के ऊपर, ठीक है। मैं आज तक मशीन लर्निंग बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, बट कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ, बिकॉज आप सबको पता है कि मेरा जो एक्सपर्टीज है दैट इज इनटू रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज इनटू रिस्क मॉडलिंग। तो एक कोर्स हम लोग भी देख रहे थे जो रिस्क के ऊपर फोकस्ड हो। पहले एक कोर्स आया था, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले, एफडीपी, दैट इज फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल, दैट वाज फोकस्ड ऑन फाइनेंस, उसमें फाइनेंस एप्लीकेशंस था। बट ये कोर्स और ज्यादा मुझे अच्छा लगा बिकॉज इसमें रिस्क फोकस है, तो जो रिस्क प्रोफेशनल्स है उनको एक नीश प्रोग्राम मिल रहा है, राइट। इसीलिए हम लोग रिस्क का बात कर रहे हैं। तो क्रेडिट रिस्क का बात हुआ, उसके बाद बात करते हैं मार्केट रिस्क की। मार्केट रिस्क क्या होता है, risk of loss on account of change in market variables, risk of loss on account of change in market variables। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है विच इज इंटरेस्ट रेट। आप सबको पता है कि बैंक्स जो हैं उनका एक ट्रेजरी डिवीजन होता है जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैंडल करता है,
बैंक्स लोन्स देते हैं, राइट, लोन्स इज ऑल्सो लाइक एन इन्वेस्टमेंट ओनली, बट उसके अलावा बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड पोर्टफोलियो में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आप सोचो एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट से आपने कुछ ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है एट अ रेट ऑफ 4%, एंड मार्केट में रेट बढ़ गया, मार्केट में रेट बढ़ गया, तो वो जो बॉन्ड पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू गिरेगा या बॉन्ड पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा? रिप्लाई करना जो लोग बॉन्ड मैकेनिज्म को जानते हैं, राइट। आपने एक बॉन्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, वहां पे रेट्स मार्केट में बढ़ गए, तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा या बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा? बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया 4% फिक्स्ड रेट पे, मार्केट में रेट्स बढ़ गए, सिमिलर बॉन्ड्स के लिए ज्यादा रेट मिल रहे हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अनअट्रैक्टिव हो गया ना। तो अगर वो अनअट्रैक्टिव हो गया तो उसका वैल्यू गिरने वाला है। इसका मतलब बैंक्स को इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण लॉसेज होंगे, बैंक्स को इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण लॉसेज होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट रेट किन किन फैक्टर्स के कारण चेंज हो सकता है? इंटरेस्ट रेट किन किन फैक्टर्स के कारण चेंज हो सकता है? वहां पे आपको मशीन लर्निंग हेल्प करेगा। मशीन लर्निंग बताएगा कि इंटरेस्ट रेट 3 तरीकों से चेंज हो सकता है: लेवल फैक्टर, स्लोप फैक्टर, कर्वेचर फैक्टर। आप सबको पता है कि यील्ड कर्व होता है, यील्ड कर्व, यील्ड कर्व मतलब अलग अलग मैच्योरिटी, अलग अलग टेनर्स का एक यील्ड रहता है, एक रेट रहता है, राइट। मतलब 3 महीने का रेट अलग होगा, 6 मंथ्स का रेट अलग होगा, 1 ईयर का रेट अलग होगा, 3 इयर्स का रेट अलग होगा, ऐसे करके 30 इयर्स का रेट अलग होगा। तो आपका एक यील्ड कर्व रहता है, वो यील्ड कर्व, वो जो रेट्स है आपके वो चेंज होंगे। वो चेंज हो सकते हैं पैरेलली, पूरा का पूरा कर्व ऊपर या नीचे होगा, या उसमें स्टीपनिंग हो सकती है। स्टीपनिंग मतलब शॉर्ट टर्म रेट्स गिर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रेट्स बढ़ रहे हैं। या एक होता है कर्वेचर। क्या होता है कर्वेचर? फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों रेट्स गिर रहे हैं, मीडियम टर्म बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या है, आप बहुत बड़ा डेटा दे रहे हो, किसका? आप रेट्स का डेटा दे रहे हो, हिस्टोरिकल डेटा ऑफ रेट्स। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है विच इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। नाम से पता लग रहा है प्रिंसिपल कंपोनेंट। वो आपको क्या देगा? वो हिस्टोरिकल डेटा ऑफ रेट्स को देख के आपको बताएगा कि आपके रेट्स किस किस पैटर्न में चेंज हो सकते हैं। देयर कैन बी अ पैरेलल शिफ्ट, देयर कैन बी अ स्टीपनिंग, देयर कैन बी अ कर्वेचर, राइट। कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब क्या होता है? लाइक दिस, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म रेट्स लॉन्ग टर्म रेट्स बढ़ गए, राइट, मीडियम टर्म रेट्स गिर गए, राइट। कर्वेचर, कर्व चेंज हो गया, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बढ़ गए, मीडियम टर्म गिर गए। उल्टा भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गिर गए, मीडियम टर्म बढ़ गए। पैरेलल शिफ्ट, दिस ब्लू कर्व शोज पैरेलल शिफ्ट, एंड देयर कैन बी स्टीपनिंग, स्टीपनिंग, फ्लैटनिंग। तो ये जो रेट्स के मैकेनिज्म है कि यार रेट्स किस किस तरीके से चेंज होगा, बिकॉज आपको पता है कि रेट चेंज होने के कारण बॉन्ड पोर्टफोलियो पे लॉसेस होंगे। आप वो लॉसेस को क्वांटिफाई करना चाहते हो। सी, रिस्क मैनेजमेंट में ना एक फंडा याद रखना। रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है? आपको हर एक रिस्क को क्वांटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, यू हैव टू क्वांटिफाई द रिस्क, देन यू हैव टू थिंक अबाउट मैनेजिंग द रिस्क। अगर आप रिस्क को क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रिस्क मॉडलिंग, राइट। तो हमें क्वांटिफाई करना ही है कि यार मेरा बॉन्ड पोर्टफोलियो है, उसमें रेट्स चेंज होने के कारण लॉसेस हो सकते हैं, तो वो लॉसेस कितने होंगे? उसके लिए आपको देखना होगा कि रेट कैसे कैसे चेंज हो सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ड्राइव द चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो दैट इज योर लेवल फैक्टर्स, दैट इज योर स्लोप फैक्टर, दैट इज योर कर्वेचर फैक्टर, राइट। हम लोग पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं डेटा को देख के कि यार रेट्स कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, एंड देन हम लोग क्वांटिफाई करेंगे उसके कारण क्या लॉसेस होंगे, एंड फिर उसके मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे, फिर उसके मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। लेवल फैक्टर के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट अलग तरीके से करोगे, स्लोप के लिए अलग तरीके से करोगे, कर्वेचर के लिए अलग तरीके से करोगे। तो मैनेजमेंट तो तब आएगा ना जब क्वांटिफिकेशन कर पाओगे, राइट। सो दैट इज एन आइडिया ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल इन द एप्लीकेशंस ऑफ मार्केट रिस्क। ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको आरएआई का गाइड दिखाऊं, उसमें इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे मार्केट रिस्क मैनेजमेंट केस स्टडीज। तो मार्केट रिस्क में क्या देगा? यही देगा। अभी तक डिटेल्ड करिकुलम नहीं आया, बट ये वेबिनार अपने डिटेल्ड करिकुलम से पहले ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी मशीन लर्निंग बहुत टाइम से कर रहे हैं। दिस इज नॉट कि ये कोर्स आया इसलिए अपने मशीन लर्निंग कर रहे हैं। हाँ, एक्साइटमेंट डेफिनेटली मेरा बड़ा है, क्योंकि ये फोकस्ड है ऑन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मॉडलिंग। दैट इज द एरिया वी लव, राइट। आगे चलते हैं।
नाउ मार्केट रिस्क में, अच्छा बैंक्स जो है वो डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, राइट, स्पेक्यूलेशन के लिए, हेजिंग पर्पस के लिए। तो उसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑप्शंस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं आज तक, जो लोग जानते हैं, ऑप्शंस का वैल्यूएशन किस मॉडल से करते हैं? ऑप्शंस का वैल्यूएशन किस मॉडल से करते हैं? ब्लैक शोल्स मॉडल, सबको बताइए, ऑप्शंस का वैल्यूएशन ब्लैक शोल्स मॉडल से होता है। नाउ आजकल ब्लैक शोल्स मॉडल से भी अच्छा मॉडल है आपका डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ब्लैक शोल्स मॉडल में जो लोग जानते हैं बीएसएम को, बहुत लिमिटेशंस था, आपको बहुत सारे एजम्पशंस को लेके चलना है, राइट, पॉइंट नंबर वन। सेकेंडली, आपके जो भी इनपुट्स हैं जिसके बेसिस पे ऑप्शन का प्राइस डिटरमाइन होता है, उसमें देयर कैन बी कम्प्लेक्स नॉन लीनियर इंट्रैक्शंस, देयर कैन बी कम्प्लेक्स नॉन लीनियर इंट्रैक्शंस, वो बीएसएम ढंग से हैंडल नहीं कर पाता। जो कम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं, राइट, लाइक वोलाटिलिटी स्माइल्स, वोलाटिलिटी स्क्यूज, वो बीएसएम कैप्चर नहीं कर पाता, राइट। उसके अलावा जो कम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं, एक्सोटिक्स होते हैं, एक्सोटिक ऑप्शंस, उसके लिए आप बीएसएम को यूज नहीं कर सकते। तो यू कैन यूज न्यूरल नेटवर्क्स, यू कैन यूज न्यूरल नेटवर्क्स, राइट। ऑल्दो अभी तो कोर्स लॉन्च हुआ है तो हम लोग बहुत सारे एक्सेल्स और बनाएंगे, बट जो भी मेरे बने हुए थे उसको मैं दिखा रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सारे इनपुट लिए ऑप्शंस के, राइट। फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, इंटरेस्ट रेट, वोलेटिलिटी, ठीक है, उसके अलावा टर्म, टाइम, और हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस निकाला है यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन का प्राइस निकाला है यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे ब्लैक शोल्स मॉडल से मैंने दिखाया है ऑप्शन का प्राइस, राइट, क्या आ रहा है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से निकाला है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ना, वो काफी एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू बीएसएम। तो जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंस पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना, तो वो लोग रिडंडेंट होने वाले हैं। बिकॉज आप अभी भी बीएसएम पढ़ रहे हो, बीएसएम पढ़ना चाहिए नो डाउट, बिकॉज वहां से आपको फंडामेंटल समझ में आते हैं, बट इन प्रैक्टिस बीएसएम इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्यों रिप्लेस हो रहा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से? बिकॉज मैंने आपको बोला कि जो भी कम्प्लेक्स पैटर्न्स है वो बीएसएम हैंडल नहीं कर सकता। बीएसएम की एजम्पशंस है, राइट, बीएसएम में बहुत सारे एजम्पशंस हैं जो एएनएन को नहीं चाहिए। एएनएन आप तब भी ट्रेन कर सकते हो विदाउट कंसीडरिंग एनी assumptions। आप कम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स के लिए भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज कर सकते हो। तो जब ये कोर्स हम लोग करेंगे तो ये सारे एक्सेल शीट्स पे पूरा वॉक थ्रू आपको दिखाएंगे, बिकॉज एक्सेल से अपने को समझ में आएगा कि यार ट्रेडिशनली क्या मॉडल्स यूज होते थे और इंडस्ट्री में कौन से मॉडल्स उनको रिप्लेस कर रहे हैं इन द मशीन लर्निंग स्पेस, राइट। अभिजात का एक क्वेश्चन आया है, can ML based risk models be different from AI? AI is a broader term, ML is a part of AI, राइट। मैं AI के ऊपर और डिस्कस करूंगा। और इज इट द सेम थिंग विद सिमुलेशन? सिमुलेशंस अलग हो गया, राइट। AI के अंदर क्या क्या आता है, ML इज पार्ट ऑफ AI, और AI के अंदर क्या क्या आता है अपने डिस्कस करेंगे अभी, राइट, ड्यूरिंग दिस वेबिनार ओनली। बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर ऑप्शन प्राइसिंग। तो दिस इज अ रियल शाउट आउट टू ऑल दोस पीपल जो सीएफए कर रहे हैं, एफआरएम कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा विद द मशीन लर्निंग, बिकॉज द ट्रेडिशनल मॉडल्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय दिस मशीन लर्निंग एंड एआई। सो ANN are versatile and efficient alternatives to the Black-Scholes model. Is that clear? तो ये आपका मार्केट रिस्क में एप्लीकेशन हुआ। बहुत सारे एप्लीकेशन में डिस्कस कर सकता हूं, बट आई वांट टू कीप इट विद इन 1 आवर। तो मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं करूंगा 10 एप्लीकेशंस पे। अदरवाइज इन द कोर्स जितना एप्लीकेशंस हो सकता है मार्केट रिस्क में वो हम लोग करेंगे, बिकॉज हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं एंड ये कोर्स के थ्रू अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलता है अपग्रेड करने का, राइट। बिकॉज पढ़ाना है तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तो हम लोग भी नए नए एप्लीकेशंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे मार्केट रिस्क में आपका मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। उसके बाद है तीसरा आपका ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ पीपल, प्रोसेसेस, सिस्टम्स। पीपल, प्रोसेसेस, सिस्टम्स। अगर मैं पीपल का बात करूं तो आप सबको पता है फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड होने के कारण लॉसेस हो सकते हैं बैंक को, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी बिग चैलेंज टू द बैंक्स, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग ने बैंक्स को परेशान कर रखा है। तो उसके कारण अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग को बैंक नहीं रोक पा रहा है, देयर कैन बी रेगुलेटरी पेनल्टीज व्हिच कैन क्रिएट ह्यूज लॉसेस। आपका लाइसेंस भी जा सकता है, राइट। पेटीएम में जो हुआ वो मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग इज काइंड ऑफ पेटीएम केस ओनली।
जिसमें आपको नहीं पता कि आपके कस्टमर्स क्या पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, आपका केवाईसी नॉर्म्स प्रॉपर नहीं है, या आप ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं कर रहे अपने अकाउंट्स का, विच कैन लीड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड दैट कैन लीड टू कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। तो इट कैन हैव ह्यूज इंप्लीकेशंस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग का एक यूज केस बताता हूं, इतने सारे डिपॉजिट्स, इतने सारे विड्रॉल्स कस्टमर्स के अकाउंट से हो रहा है, राइट। उसमें कुछ पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। वो पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस कौन फ्लैग करेगा? क्या एक ह्यूमन बीइंग बैठ के, ठीक है, 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको फ्लैग कर सकता है? नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी टीम बिठा लो, आप फ्लैग नहीं कर पाओगे मैनुअली एक ट्रांजैक्शन को एज पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन और नॉट। तो वहां पे मशीन्स बैठी हैं, वो मशीन्स बड़े बड़े डेटा को स्कैन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं पैटर्न्स क्या है डेटा में, किस तरह के पैटर्न्स हैं, एंड उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को फ्लैग कर रहे हैं एज पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन या नॉट मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन। तो अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उसके बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में $10,000 आए, तो $10,000 आज तक कभी आए नहीं। जनरली एक फीस हमारा कितना रहता है? $1,000 का। अब मशीन देख रहा है कि यार इनका ट्रांजेक्शन का जो टिकट साइज है वो $1,000 का है, बट इस बार $10,000 आए हैं। सो देर इज सम एनॉमली, देर इज सम एनॉमली। तो मशीन क्या करेगा? उस ट्रांजेक्शन को फ्लैग कर देगा एज अ पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, और एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। अब एक अलर्ट जनरेट हो गया तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहेगा, वो मेरा हिस्टोरिकल डेटा स्कैन करेगा कि यार एवरेज टिकट साइज क्या है, इनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, इनका बिजनेस का मॉडल क्या है, कौन से कंट्री से पैसा आता है, राइट। ये सारी चीजें वो स्कैन करेगा एंड वो देखेगा कि यार कोई रिस्क है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली या तो वो केस ओपन करेगा या कोई केस ओपन नहीं करेगा। अब केस ओपन हो गया तो बैंक से मुझे कॉल आएगा कि प्रूफ दीजिए, ये जो $10,000 है ये किस चीज के लिए आया है। तो मैं बैंक वालों को बताऊंगा कि नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं $1,000 का, बट यहाँ पे बैंक ने पेमेंट किया उनको ट्रेनिंग करवाने 10 लोगों के लिए, तो ये इनवॉइस है, इस चीज के लिए वो ट्रेनिंग करवाने वाले, इसीलिए $10,000 आया। तो अगर बैंक सेटिस्फाइड है विद माय आंसर तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। अगर बैंक सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट। वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो मनी लॉन्ड्रिंग विच इज अ बिग यूज केस, हम लोग काफी डेडिकेटेडली मनी लॉन्ड्रिंग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। मतलब मेरा मन क्या है, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि जितने बड़े बड़े एप्लीकेशंस है ना, जो जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट्स है बैंक्स के अंदर, हम लोग वो एप्लीकेशंस कवर करें, एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी बिग यूज केस। तो जो ट्रांजेक्शन का फ्लैगिंग है, राइट, वहां पे किस तरह के मॉडल्स यूज हो रहे हैं? मशीन लर्निंग। उसी तरह से क्रेडिट कार्ड में इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सेकंड्स के अंदर, तो कैसे बैंक जो है वो स्कैन करता है कौन सा ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट है पोटेंशियल या फ्रॉडुलेंट नहीं है, राइट। वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि यार लास्ट ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ था, करंट ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, डिस्टेंस कितना है बिटवीन द लोकेशंस ऑफ टू ट्रांजेक्शंस, एवरेज ट्रांजेक्शन साइज क्या होता है, अभी क्रेडिट कार्ड में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस कंट्री में पेमेंट हो रहा है, किस पर्पस के लिए पेमेंट हो रहा है। अगर उनको कुछ एनॉमली लगा कि यार नॉर्मली तो जो पेमेंट होता है वो $100 का होता है, 150 का होता है, अब $1.5 लाख का पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो एनॉमली है, राइट। वहां पे आपको मॉनिटरिंग कॉल आएगा, मॉनिटरिंग कॉल आता है ना बेंगलोर से, तो वो मॉनिटरिंग कॉल हर किसको थोड़ा ना कर रहे हैं बैंक्स वाले। वहां पे एक सिस्टम है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो क्या कर रहा है? फ्लैगिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? फ्लैगिंग कर रहा है एक ट्रांजेक्शन को एज अ पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन या नॉन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। तो वो जो फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल्स है, फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल्स, वो क्या है आपके? दैट इज अ यूज केस ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। दैट इज अ यूज केस ऑफ मशीन लर्निंग। तो कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं रीड करना चाहूंगा ताकि अपना सेशन इंटरेक्टिव रहे। लेट मी रीड दोस कमेंट्स। इफ द बिग ट्रांजेक्शन इज अबाउट टू बी डन, ठीक है, बहुत फास्ट फास्ट आ रहे हैं, कह रहे हैं इन्फॉर्म माय बैंक मैनेजर, क्लासिकल एग्जांपल कैन बी डोनेशन टू ट्रस्ट, यस इट कैन बी अ पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट या मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, right? If the ANN application is taught in the course, will you be discussing traditional techniques? The answer is no, we will not be discussing traditional techniques in the course. ठीक है, वो बैकग्राउंड प्रिज्यूम्ड है इस कोर्स के अंदर, बिकॉज ट्रेडिशनल कोर्स अगर मैं 200 घंटे का पढ़ाने लग गया और 200 घंटे का मशीन लर्निंग पढ़ाने लग गया तो वो 400 घंटे का कोर्स बन जाएगा।
राइट। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में अभिजात का क्वेश्चन आया है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में आज डिस्कस करने वाला हूं। मैं उसका एक प्रैक्टिकल यूज केस भी आपको दिखाने वाला हूं। राइट, दिस विल बी अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वेबिनार। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन सेलिंग और मार्केटिंग दिस कोर्स। मैं आपको यूज केस बताने वाला हूं, देन यू कैन डिसाइड वेदर दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। राइट, तो फ्रॉड डिटेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल दीज आर यूज केसेस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मॉडलिंग। उसके अलावा है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क सबसे बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है बैंक्स के लिए। लास्ट ईयर जो एसवीबी का क्राइसिस हुआ, राइट, एसवीबी फेलियर हुआ, उसका रीजन भी क्या था आपका? इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या है? बेसिकली बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है? वो लोग शॉर्ट टर्म डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करते हैं। राइट, अंदर ही अंदर एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाने को मिलता है, बिकॉज डिपॉजिटर को कितना पे करना है? 2%, 3%, और लोन पे चार्ज कर रहे हैं 9%, 10%। तो ये जो मेच्योरिटी मिसमैच है, मेच्योरिटी मिसमैच, उसके कारण बैंक्स को एक निम कमाने को मिलता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। राइट, अभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया वीकेंड पे। मेरा काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो मैं उसका रिजल्ट स्कैन कर रहा था। तो वहां पे हम लोग कुछ कुछ इनपुट्स को देखते हैं, निम को डेफिनेटली देखते हैं कि यार इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे हैं। तो आपको भी वो रिपोर्ट पढ़ना चाहिए अगर आप रिस्क प्रोफेशनल हो, जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है। तो निम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। नाउ ये जो मेच्योरिटी मिसमैच है ना, उसके कारण रिस्क भी अराइज होता है। क्या रिस्क अराइज होता है? कैश फ्लो रिस्क। क्या रिस्क अराइज होता है? कैश फ्लो रिस्क। अगर डिपॉजिटर 20 दिन में खड़ा हो गया अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, बिकॉज आपका जो डिपॉजिट है बैंक में, वो तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो ना। तो अगर डिपॉजिटर बैंक में खड़ा हो गया पैसा विड्रॉ करने के लिए, बट आपने अपने पैसे को फंसाया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स में, तो क्या आप उस डिपॉजिटर को पे बैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कल को अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया एंड द डिपॉजिटर रन ऑफ हैपेंस ऑन द बैंक, रन ऑफ मतलब सारे खड़े हो गए पैसा विड्रॉ करने के लिए, एंड यू डोंट हैव सफिशिएंट लिक्विड रिसोर्सेस टू पे देम, right, and you don't have sufficient liquid resources to pay them, then liquidity risk can translate into insolvency risk. Liquidity risk can translate into insolvency risk। मतलब आप डिपॉजिटर को पे बैक नहीं कर पा रहे, तो आप इंसॉल्वेंट हो सकते हो, जो एसवीबी में हुआ था। राइट, तो उसके लिए आपको लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा, आपको लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होगा। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं 100% पैसा लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा, तब तो मेरा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिकॉज लिक्विड सिक्योरिटी में मेरे को 3%, 4% मिलेगा, और लोन से मुझे 10% मिलता है, मैं निम कमा ही नहीं पाऊंगा। और अगर मैं बिल्कुल भी लिक्विड सिक्योरिटीज में नहीं रखूंगा, तब एक रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क ट्रांसलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी रिस्क। सो आई हैव टू फाइंड आउट अ स्वीट स्पॉट कि यार कितना पैसा अपने लिक्विड एसेट्स में रखें, कितना पैसा अपने लिक्विड एसेट्स में रखें। राइट, उसके लिए बैंक क्या करते हैं? बिहेवियरल मॉडलिंग करते हैं। क्या करते हैं? बिहेवियरल मॉडलिंग। एंड आजकल बिहेवियरल मॉडलिंग में मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज हो रहे हैं। तो जो भी आपके नॉन मेच्योरिंग डिपॉजिट्स हैं, उसको हम लोग कासा बोलते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसमें मेच्योरिटी नहीं है, जिसमें कस्टमर कभी भी आके अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। वहां पर मुझे दो पोर्शन निकालने होते हैं, वॉलेटाइल पोर्शन एंड स्टेबल पोर्शन। वॉलेटाइल मतलब जो पोर्शन आपका शॉर्ट टर्म में विड्रॉ हो सकता है, एंड स्टेबल मतलब जो बैलेंस आपका लॉन्ग टर्म तक बैंक में रहेगा। तो जितना पोर्शन आपका शॉर्ट टर्म में विड्रॉ हो सकता है, वॉलेटाइल पोर्शन, उतना ही मैं लिक्विड एसेट्स में अपना पैसा ब्लॉक करूंगा। बिकॉज लिक्विड एसेट्स में ब्लॉक करने से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहां हमने बहुत सारे मॉडल्स दिखाए हैं, उसमें से कुछ मॉडल्स जो है आपके, वो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं। क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो ये जो मॉडल्स हैं, वो आपको क्या आउटपुट देंगे? स्टेबल पोर्शन कितना है आपका, और आपका वॉलेटाइल पोर्शन कितना है। अगर स्टेबल 73% है, तो वॉलेटाइल 27% है, मतलब 27% पैसा आपका शॉर्ट टर्म में विड्रॉ हो सकता है। तो उतना ही मैं लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करूंगा ना, अगेन माय डिपॉजिटर, अगेंस्ट माय डिपॉजिटर। राइट, तो ये कैसे बिहेवियरल मॉडलिंग आप कर रहे हो? यूजिंग मशीन लर्निंग। यूजिंग मशीन लर्निंग, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। राइट, फ्रैंकली अगर मैं आपके साथ दिल की बात करूं ना, आई हैव बीन फोकस्ड ऑन एफआरएम। मैंने एफआरएम पढ़ाया है, ठीक है, 8 सालों से। उसके बाद हमारे क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग के कोर्सेज आए, मार्केट रिस्क मॉडलिंग के कोर्सेज आए, लिक्विडिटी रिस्क मॉडलिंग के कोर्सेज आए। मशीन लर्निंग का हम लोगों ने एक कोर्स लिया था 2021-22 में, एफडीपी के नाम से, फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल।
देन हम लोग थोड़े से म्यूटेड हो गए थे एंड वी वर नॉट लुकिंग एट द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग इनटू द रिस्क स्पेस. बट व्हेन दिस कोर्स वाज लॉन्च्ड, हम लोगों ने वापस सब कुछ रिविजिट किया और देखा यार लास्ट 2 सालों में भी ना इतने सारे नए एप्लीकेशंस आ गए जिसको हम लोगों ने भी इग्नोर कर दिया था. मतलब हम लोग भी लैगिड हो रहे थे पीछे इन लर्निंग दीज थिंग्स. जितना फास्ट मशीन लर्निंग हर एक इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. तो इस वेबिनार के थ्रू मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिला कि यार देखूं कहां कहां पे और ज्यादा मशीन लर्निंग यूज होते जा रहा है. तो आई वाज सरप्राइज टू सी यार हर जगह आप कोई भी एरिया बोल लो, क्रेडिट रिस्क के अंदर, मार्केट रिस्क के अंदर, ऑपरेशनल रिस्क के अंदर, लिक्विडिटी रिस्क के अंदर, वहां पे मशीन लर्निंग मॉडल्स आ रहे हैं. राइट. रेगुलेटरी मॉडल्स के अंदर पहले हम लोग बोलते थे कि यार मशीन लर्निंग इतना यूज नहीं हो रहा बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल्स आर सॉर्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स. राइट. लेकिन आजकल रेगुलेटरी मॉडल्स के अंदर भी कुछ कुछ रेगुलेशंस में मशीन लर्निंग मॉडल को अलाउ करना शुरू कर दिया है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. वो कंडीशंस है रिगार्डिंग एक्सप्लेनेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा. बट मशीन लर्निंग हर जगह आ रहा है, हर जगह आ रहा है. तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. यू विल हैव टू लर्न द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग इनटू द ट्रेडिशनल रिस्क मॉडलिंग स्पेस एज वेल. नाउ जो हमारा कोर्स है रिस्क एंड एआई, रिस्क एंड एआई, इसका करिकुलम क्या है? इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड टेक्निक्स, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स. आप सब लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहे हो या आपका एफआरएम का बैकग्राउंड है, सीएफए का बैकग्राउंड है, सीए का बैकग्राउंड है, या कहीं ना कहीं आपने रिस्क को पढ़ा है, तो आपने रिग्रेशन, टाइम सीरीज, ये सब ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स पढ़ा होगा. उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें फोकस होता है एजम्पशंस पे. रिग्रेशन में हम लोग 7-8 क्लास लगाते हैं एजम्पशंस के ऊपर. राइट. मशीन लर्निंग क्या बोलता है? भाड़ में गया एजम्पशंस. एजम्पशन से मतलब ही नहीं है. अगर मॉडल में एक्यूरेसी मिल रहा है तो टेक्निक से क्या करना है? अगर धोनी अच्छा खेलता है, रिजल्ट दे रहा है, तो उसका टेक्निक अगर खराब भी है, धोनी मूवी में था ना कि अगर उसका टेक्निक खराब भी है बट रिजल्ट अच्छा दे रहा है तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? तो उसी तरह से एक मॉडल में एजम्पशन फुलफिल हो या ना हो, ट्रेडिशनल मॉडल्स में तो बैठ बैठ के एजम्पशंस अपने रटते थे कि यार ये एजम्पशन है, वो एजम्पशन है. मशीन लर्निंग क्या बोलता है? अगर डेटा पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो एजम्पशन फुलफिल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट. कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स. इट फोकसेस ऑन एक्यूरेसी. मशीन लर्निंग टेक्निक किस पे फोकस करता है? एक्यूरेसी पे. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसको डिस्कस करने वाला हूं अभी मैं. रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मॉडल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, काफी सारे लोग एनएलपी के बारे में बात कर रहे हैं, जनरेटिव एआई. ठीक है, द हॉटेस्ट किड इन द टाउन यू कैन से, जनरेटिव एआई. उसके बाद मॉडल फेयरनेस, मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी, मॉडल गवर्नेंस. ये सारा आपका आरएआई करिकुलम के अंदर गिवन है. मैं आपको शो भी कर दे रहा हूं. ये कैंडिडेट गाइड आप डाउनलोड कर सकते हो. उसमें सारा आपका सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, जनरेटिव एआई, उसके अलावा आपका मॉडल वैलिडेशन फ्रेमवर्क, उसके अलावा मॉडल फेयरनेस, मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी, मॉडल गवर्नेंस, एंड देन वी हैव केस स्टडीज. राइट. और ये तो फर्स्ट कट है आपका. ऑब्वियसली विद टाइम आपका करिकुलम अपडेट भी होगा, और ज्यादा एप्लीकेशंस ऐड होती रहेंगी. एफआरएम जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था उसके 2 साल पहले, मतलब 2011 के 2 साल पहले एफआरएम में सिर्फ एक पार्ट होता था, पार्ट 1. और अब एफआरएम में पार्ट 1, पार्ट 2 दो है, और इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है. टोटल करिकुलम साइज कितना बढ़ते जा रहा है बिकॉज यूज केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो उसी तरह से ये करिकुलम भी अपग्रेड होगा. बट दिस इज द इनिशियल कट जो आपको मिला है गार्प की तरफ से. नाउ इसमें कुछ एप्लीकेशंस का बात करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस का बात करते हैं. फॉर एग्जांपल सुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है आपके पास एक डेटा है, आप डेटा के बेसिस पे कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हो. उस डेटा में यू हैव द टारगेट वेरिएबल एंड यू हैव सम वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन द टारगेट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल बैंक ने इतने सारे कस्टमर्स को लोन दिया है, इतने सारे कस्टमर्स को लोन दिया है. राइट. उसमें से कुछ लोन्स डिफॉल्ट किए होंगे, कुछ डिफॉल्ट नहीं किए होंगे. वो सारे कस्टमर्स का एज, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आपके पास डेटा है. और वो कस्टमर्स डिफॉल्ट किया है कि नहीं, वो डेटा भी आपके पास है. तो आपके पास टारगेट वेरिएबल है कि डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट नहीं किया है. उसके बेसिस पे अगर आप एक मॉडल ट्रेन करते हो एंड आप रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते हो बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड द बोरोवर और लोन एट्रीब्यूट्स,
that is called supervised learning. You know the target variable, you know the outcome variable, and then you are training a model. तो यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, मेरे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है कि वो कस्टमर डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया है, और मेरे पास सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड देन आई एम building up my model wherein I am exploring the relationship between the probability of default and all these attributes. That is an example of supervised learning. That is an example of supervised learning, right? तो supervised learning के अंदर आपके कुछ ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स हैं, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके अलावा वी हैव k nearest neighbor, k nearest neighbor. Then we have some discriminant analysis. डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी आप यूज कर सकते हो, एलडीए, राइट. देन वी हैव सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये सब आपने सुने होंगे. सपोर्ट वेक्टर मशीन के बेसिस पे भी आप एक क्रेडिट रिस्क मॉडल बना सकते हो, राइट. देन वी हैव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे भी मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है, सुपरवाइज्ड लर्निंग. तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, सबका अपना अपना यूज केसेस है, सबका अपना अपना एप्लीकेशंस है, सबके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. अपने को कोर्स में खाली ये फोकस नहीं करना है कि स्टैट्स 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 करने. अपने को ये भी फोकस करना है कि यार बिजनेस एप्लीकेशंस कहाँ है, किस तरह का मॉडल आप कहाँ पे यूज करोगे, किस तरह का मॉडल एक्सप्लेनेबल है, किस तरह का मॉडल रेगुलेटर अप्रूव करेगा. बिकॉज बैंकिंग स्पेस में एज कंपेयर टू अदर स्पेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेगुलेटरी अप्रूवल्स. आपको सारे मॉडल्स को रेगुलेटरी अप्रूव भी करवाना पड़ता है. तो वहां पे आपको देखना होगा, फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग मॉडल जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, मे बी रेगुलेटर उसको अप्रूव ही नहीं करेगा, राइट. तो वहां पे आपको ट्रेडिशनल मॉडल्स यूज करने होंगे लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बट फिर भी अगर ये आपका चैंपियन मॉडल होगा तो आप कुछ चैलेंजर मॉडल्स बनाओगे जो इस मॉडल को चैलेंज करेंगे. दैट कैन बी मशीन लर्निंग मॉडल्स बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, बेस्ड ऑन सपोर्ट वेक्टर मशीन, बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क, right, that will challenge the champion model, that will challenge the simpler models. तो machine learning as a challenger model भी बहुत जगह यूज हो रहा है आज की डेट में. Is that clear? This is an example of supervised learning that will help the bank to discriminate between the good borrowers and the bad borrowers, right, by finding out the probability of default, by finding out the probability of default, right. उसके बाद है आपका, अच्छा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी आएगा. जैसे हम लोग एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसके अंदर 4 सेल्स होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, एक कस्टमर डिफॉल्टर है और आपने उसको डिफॉल्टर बोला, मॉडल तो प्रेडिक्ट कर रहा है ना, तो एक्चुअल में वो डिफॉल्टर था और मॉडल ने भी उसको डिफॉल्टर बोला. ट्रू नेगेटिव क्या होता है, एक कस्टमर नॉन डिफॉल्टर था, मॉडल ने भी उसको नॉन डिफॉल्टर बोला. फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, एक कस्टमर नॉन डिफॉल्टर था, उसको मॉडल ने डिफॉल्टर बोला. फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, एक कस्टमर डिफॉल्टर था, उसको नॉन डिफॉल्टर बोला. फॉल्स नेगेटिव मतलब आपने नेगेटिव बोला, नॉन डिफॉल्टर बोला, बट वो गलत है, एक्चुअल में वो डिफॉल्टर था, राइट. तो ट्रू पॉजिटिव डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोला, ट्रू नेगेटिव नॉन डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोला. फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब डिफॉल्टर बोला लेकिन गलत, नॉन डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोला, फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉन डिफॉल्टर बोला बट गलत नॉन डिफॉल्टर बोला, डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोला. बैंक्स जो हैं वो अलग अलग मॉडल्स बनाएंगे एंड देखेंगे कहां पे एक्यूरेसी हाईएस्ट है. जहां पे ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव आउट ऑफ टोटल 4 सेल्स हाईएस्ट है, वो मॉडल सबसे अच्छा है, राइट. अच्छा, कुछ मॉडल्स जो है क्या पता वो फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करते हो, ये तो मिनिमाइज करना होगा ना, फॉल्स पॉजिटिव को, फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करना चाहोगे, ट्रू पॉजिटिव को मैक्सिमाइज करना चाहोगे, ट्रू नेगेटिव को मैक्सिमाइज करना चाहोगे. कुछ मॉडल्स है जो मैंने आपको इतने सारे मॉडल्स दिखाए जो फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करेंगे, कुछ मॉडल्स है जो फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करोगे. तो आप कौन सा मॉडल चूज करोगे, वो डिपेंड करेगा कि आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्रेडिट रिस्क के अंदर you are more concerned about false positive or you are more concerned about false negative. क्रेडिट रिस्क के अंदर आप ज्यादा कंसर्न्ड हो फॉल्स पॉजिटिव के बारे में या फॉल्स नेगेटिव के बारे में, मतलब डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोलने से बैंक को ज्यादा नुकसान है या नॉन डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोलने से बैंक को ज्यादा नुकसान है. डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोलने से बैंक को ज्यादा नुकसान है
या नॉन डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोलने से बैंक को ज्यादा नुकसान है? नॉन डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोलने से ज्यादा नुकसान है या डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोलने से ज्यादा नुकसान है? डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोलने से ज्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर आप डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोलोगे, उसको लोन दे दोगे 1 करोड़ का, वो तो पूरा डिफॉल्ट करने वाला है, तो 1 करोड़ जाएगा, 1 करोड़ जाएगा, राइट। अगर आप डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोल दोगे तो सीधा प्रिंसिपल अमाउंट डूबेगा आपका। और वही अगर आप नॉन डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोलोगे, मतलब आपने उसका लोन नहीं अप्रूव किया, बिकॉज वो डिफॉल्टर बोला आपने, तो अप्रूव नहीं किया, तो आपका लॉस कितना होगा? इंटरेस्ट का लॉस कितना होगा? इंटरेस्ट। सिमिलरली आप सोचो, क्रेडिट कार्ड में किसी ट्रांजेक्शन को फ्लैग करना, एक नॉन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, उसको आप फ्लैग कर रहे हो एज फ्रॉडुलेंट, नॉन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को फ्लैग कर रहे हो एज फ्रॉडुलेंट, उसमें बैंक का नुकसान क्या है? कस्टमर इरिटेट होगा, कॉल जाएगा, तो एक कॉल करने का कॉस्ट है, और कस्टमर इरिटेट होगा, उसका एक कॉस्ट है। और दूसरा, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को नॉन फ्रॉडुलेंट बोल दिया तो कॉल नहीं जाएगा, कल को वो पूरा पैसा फ्रॉडुलेंट है, तो वो जो कस्टमर है वो बैंक में आके क्लेम करेगा, तो बैंक का पूरा नुकसान होगा। तो कहां पे ज्यादा नुकसान है, कहां पे ज्यादा नुकसान है, यू हैव टू सी। अगर मैं फ्रॉडुलेंट को नॉन फ्रॉडुलेंट बोल रहा हूं, फ्रॉडुलेंट को नॉन फ्रॉडुलेंट बोल रहा हूं, तब तो पूरा अमाउंट डूब जाएगा। अगर 10 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया, बिकॉज आपने नॉन फ्रॉडुलेंट बोला, आपने कंफर्म ही नहीं किया कस्टमर से, तो 10 लाख डूबेगा, क्योंकि कस्टमर तो आपसे ही क्लेम करने वाला है, वो पे थोड़ा ना करेगा अपने क्रेडिट कार्ड को, राइट। बट अगर आपने नॉन फ्रॉडुलेंट को फ्रॉडुलेंट बोला, तो वहां पे तो एक कस्टमर कॉल का ही कॉस्ट है ना, कस्टमर इरिटेट होगा, और आपको जो कॉल करना है मॉनिटरिंग कॉल, उसी का कॉस्ट है। तो यू हैव टू इवैल्यूएट द ट्रेड ऑफ्स, यू हैव टू इवैल्यूएट द ट्रेड ऑफ्स, राइट। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, कुछ मॉडल फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करेंगे, कुछ मॉडल फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करेंगे। ये सारा डिस्कशन जो है वो आपका मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर गिवन है, मॉडल एस्टिमेशन एंड देन मॉडल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? दीज कंफ्यूजन मैट्रिसेस एंड ऑल। तो किसी ने बोला रिपीट करो, सिंपल 15-20 सेकंड में रिपीट करूंगा। फॉल्स पॉजिटिव मतलब आपने डिफॉल्टर बोला, बट गलत, नॉन डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोला, या आपने ट्रांजेक्शन को फ्रॉडुलेंट बोला लेकिन नॉन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को फ्रॉडुलेंट बोला। फॉल्स नेगेटिव मतलब आपने नॉन फ्रॉडुलेंट बोला एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को, नॉन फ्रॉडुलेंट बोला एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को। फॉल्स नेगेटिव, आपने नॉन फ्रॉडुलेंट बोला बट एक्चुअल में वो फ्रॉडुलेंट था, या आपने नॉन डिफॉल्टर बोला बट एक्चुअल में वो डिफॉल्टर था। तो बैंक्स को देखना है किससे ज्यादा लॉस है, राइट। अगर मेरे को फॉल्स पॉजिटिव के कारण ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं एक ऐसा मॉडल चूज करूंगा जो फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करे। अगर मेरा फॉल्स नेगेटिव के कारण ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं एक ऐसा मॉडल चूज करूंगा जो फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करे, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स आपको अलग अलग रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कैसे आप एक राइट मॉडल को चूज करोगे, ऑब्वियसली वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, बट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो एक क्रिटिकल फैक्टर है ना, जिसके बेसिस पे आप एक फाइनल मॉडल चूज करोगे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर, राइट। आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एप्लीकेशन, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में यू हैव द टारगेट वेरिएबल, डिफॉल्ट हुआ या डिफॉल्ट नहीं हुआ, आप उसके बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहे हो। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास टारगेट वेरिएबल है ही नहीं, आपके पास सिर्फ रॉ डेटा है, आपके पास आउटकम वेरिएबल नहीं है, राइट। तो अगर आपको सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं डेटा में, तो आप क्या यूज कर सकते हो? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो अपने सारे कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन्स को देख रहा है एंड उससे 3 स्कोर निकाल रहा है, रिसेंसी स्कोर, फ्रीक्वेंसी स्कोर, मॉनेटरी वैल्यू स्कोर। रिसेंसी स्कोर, फ्रीक्वेंसी स्कोर, मॉनेटरी वैल्यू स्कोर। रिसेंसी स्कोर क्या होता है? ट्रांजैक्शन कब हुआ था लास्ट, कितना रिसेंट में ट्रांजैक्शन हुआ था, राइट। फ्रीक्वेंसी स्कोर मतलब कितना फ्रीक्वेंट वो कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है, जितना फ्रीक्वेंट करता है उतना अच्छा है बैंक के लिए, उतना फीस मिलेगा। एंड मॉनेटरी वैल्यू स्कोर, कितना मॉनेटरी वैल्यू का वो ट्रांजैक्शन करता है। मैं अगर सारे कस्टमर्स का रिसेंसी स्कोर, फ्रीक्वेंसी स्कोर, मॉनेटरी वैल्यू स्कोर निकाल लूंगा, उसके बाद आई कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट्स ऑन दैट डेटा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक सेगमेंट मेरा होगा चैंपियन सेगमेंट, जिनका रिसेंसी भी हाई है,
फ्रीक्वेंसी भी हाई है, मॉनेटरी वैल्यू भी हाई है। मतलब अभी अभी ट्रांजेक्शन किया है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं एंड बहुत बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ये लोग कौन है? एक्टिव लोग, फ्रीक्वेंट परचेजर्स एंड हाई स्पेंडर्स। इनके लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करूंगा? आई विल ऑफर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स एंड वीआईपी प्रोग्राम्स। उनको पर्सनलाइज्ड थैंक यू मैसेज भेजेंगे। प्रोवाइड अर्ली एक्सेस टू न्यू प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये मेरे वीआईपी कस्टमर्स हैं, राइट। दूसरा, लॉयल कस्टमर्स। फ्रीक्वेंसी हाई है, मॉनेटरी वैल्यू भी हाई है, मॉडरेट रिसेंसी। रेगुलर बायर्स विद हाई स्पेंडिंग बट नॉट द मोस्ट रिसेंट। इनके लिए मैं लॉयलिटी प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करूंगा, स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करूंगा ताकि वो और परचेजेस करें, रिपीट परचेजेस। एंगेज विद पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। तो आप ऐसे अलग अलग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन आरएफएम स्कोर्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है जो मार्केटिंग के अंदर यूज होता है, राइट। तो सपोज मैंने डेटा लिया है, राइट, और वो डेटा के बेसिस पे आई एम फाइंडिंग आउट रिसेंसी स्कोर, फ्रीक्वेंसी स्कोर, मॉनेटरी वैल्यू स्कोर। इनफैक्ट ये सेम तरह का मॉडल मैं अपना पीक्स टू टेल्स डेटा के ऊपर भी कर सकता हूं कि किसी कस्टमर ने कब मेरा लास्ट कोर्स परचेज किया था, कितने कोर्सेज परचेज किए हैं, एवरेज टिकट साइज कितना है, मॉनेटरी वैल्यू कितना है। तो आप रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू स्कोर्स को यूज करके अलग अलग क्लस्टर्स, अलग अलग सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो। यहां मैंने 3 तरह के क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए, 1 2 3। ये कैसे किए हैं? थ्रू सेगमेंटेशन। तो यहां पे आपके पास कोई वाई नहीं है, आपके पास सिर्फ एक्स है। रिसेंसी का डेटा, ये डेट वाइज है, फ्रीक्वेंसी का डेटा, मॉनेटरी वैल्यू का डेटा, राइट। और आप क्या कर रहे हो? आप सेगमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आपको सेंस बनाना है यार किस तरह के सेगमेंट के लिए मुझे किस तरह का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। एज अ ट्रू डेटा साइंटिस्ट आपको सिर्फ एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं सोचना, आपको उसके एंड यूज केस के बारे में सोचना है। अगर आप एंड यूज केस के बारे में सोच रहे हो तब तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनोगे। अदरवाइज आप क्या है, खो जाओगे कि यार रिस्क में इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं इसको, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। हमारा इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम उन एल्गोरिदम्स को यूज करके एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग करेंगे एंड एक बैंक को फायदा दिलाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सेगमेंट, मैंने कितने सारे सेगमेंट बनाए हैं, वो सारे सेगमेंट के लिए मैं स्ट्रैटेजीज अलग अलग तरह का डिजाइन करूंगा। आई कैन नॉट यूज अ प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट्स। तो चैंपियंस हो गए, लॉयल कस्टमर्स, पोटेंशियल लॉयलिस्ट, न्यू कस्टमर्स, प्रॉमिसिंग, नीड अटेंशन, एट रिस्क, कांट लूज देम, हाइबरनेटिंग, लॉस्ट। ये मैंने एक्चुअल एक मार्केटिंग पॉलिसी से निकाला है। और वहां पे क्या यूज हो रहा है? रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू। एंड कौन सा लर्निंग यूज हो रहा है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम लोग सेगमेंटेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट इज आपका डीप लर्निंग, जहां पे भी आपके इनपुट्स में कंप्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शंस हैं, कंप्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शंस, राइट। वहां पे आप डिसीजन ट्री भी यूज करते हो, डिसीजन ट्री आपने सुना होगा। तो हम लोग एक्सेल के अंदर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज ये सब भी पढ़ा देंगे, राइट। उसके अलावा वहां पे आप डीप लर्निंग भी यूज कर सकते हो, जहां पे भी आपका कंप्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शन है, कंप्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शंस, वहां पे आप डिसीजन ट्रीज यूज कर सकते हो। डिसीजन ट्रीज अगर किसी ने सुना है तो, जहां पे कंप्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शन है वहां पे आपके लीनियर मॉडल्स वर्क नहीं करेंगे, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो वहां आप मे बी डिसीजन ट्री यूज करोगे, या वहां पे आप डीप लर्निंग यूज कर सकते हो, न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर सकते हो। न्यूरल नेटवर्क का फायदा ही क्या है? अगर आपके वेरिएबल्स के बीच में बहुत कंप्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शंस हैं तो लीनियर मॉडल्स उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, वहां पे आपको न्यूरल नेटवर्क्स यूज करने पड़ेंगे। खासकर इसका एप्लीकेशन है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, आरएसआई का वैल्यू क्या है, एमएससीडी का वैल्यू क्या है, मूविंग एवरेज का वैल्यू क्या है, विलियम परसेंटेज आर का वैल्यू क्या है, ऐसे 300 आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। एंड यू कैन सी उसके बाद स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो इंडिकेटर का वैल्यू क्या था एंड स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, right? And then you can explore the relationship between the stock का performance and the indicator का value, स्टॉक का परफॉर्मेंस एंड द इंडिकेटर का वैल्यू। तो वहां पे जो सारे इंडिकेटर्स हैं उसमें तो बहुत कंप्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शंस है ना, राइट। खासकर स्टॉक मार्केट डेटा में इतना लीनियर इंटरेक्शंस नहीं होता। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? डीप लर्निंग यूज करोगे। जो मैंने आपको ऑप्शन प्राइसिंग का डेटा दिया, वहां पे भी जो आपके पांचों पैरामीटर्स होते हैं, स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस,
इंटरेस्ट रेट, वोलेटिलिटी, टेनर, वो सारों में क्या होता है, बहुत कम्प्लेक्स नॉन लीनियर इंट्रैक्शंस रहता है। तो वहां पे इसीलिए एएनएन जो है वो बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू ब्लैक शोल्स मॉडल, राइट। तो जहां पर भी कम्प्लेक्स नॉन लीनियर इंट्रैक्शंस हैं, वहां आप क्या यूज करोगे, डीप लर्निंग यूज करोगे। तो क्या सर हम लोग इस कोर्स के अंदर स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस भी करेंगे? द आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दिखाया, यहां पे मैं सारे कंपनीज का कुछ की रेशियोज ले सकता हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट, एंड आई कैन क्रिएट डिफरेंट सेगमेंट्स। एंड देन मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता हूं बेस्ड ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स। एक सेगमेंट है जो कि लो प्रॉफिट्स लॉस मेकिंग है, एक सेगमेंट है जो कि हाई डेट हाई रिटर्न सेगमेंट है, एक सेगमेंट है जो कि हाई रिटर्न्स है, लो पी है, लो डेट है, राइट। एक सेगमेंट है जो हाई पी है, मीडियम डेट है। तो मैं इस तरह से सारे कंपनीज का डेटा लेके अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट कर सकता हूं, एंड देन आई कैन क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन दैट। आई कैन क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन दैट। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एग्जांपल्स भी देखे थे, राइट, जो हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं वाइल क्रिएटिंग द कंटेंट, जहां पर हम लोग अलग अलग मॉडल्स से पोर्टफोलियो क्रिएट किए हैं, अलग अलग मॉडल्स से पोर्टफोलियो क्रिएट किए हैं, रिग्रेशन के बेसिस पे, केएनएन के बेसिस पे, एसवीएम के बेसिस पे, नाइव बेस के बेसिस पे, एलएसटीएम के बेसिस पे, एनसेम्बल लर्निंग के बेसिस पे। एंड हम लोगों ने सबका एक्यूरेसी दिखाया है कि कौन सा मॉडल मेरे को स्टॉक पिकिंग में सबसे ज्यादा फायदा दिया है, राइट। इनफैक्ट वी वर able to create a strategy which outperformed Nifty using machine learning. We were able to create a strategy जो हमने बैक टेस्ट करके दिखाया, which was outperforming Nifty, सेंसेक्स के रिटर्न्स को आउटपरफॉर्म कर रहा था। दिस इज द सेंसेक्स का रिटर्न्स एंड ये हमारा क्यूडीए का रिटर्न्स है, राइट। और इन सब में हमने एक्चुअल ओरिजिनल डेटा यूज किया है मशीन लर्निंग से। तो अगर मैं आपको दिखाऊं द काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस दैट वी हैव परफॉर्म्ड स्टॉक प्रिडिक्शंस में, तो इतना सारा डेटा हम लोगों ने पूल किया है। ठीक है, एमएल रिटेल इंडस्ट्री के लिए, रियलिटी सेक्टर के लिए, मटेरियल सेक्टर के लिए, आईटी एंड टेलीकॉम के लिए, तो सब में बहुत रिच डेटा हम लोगों ने यूज किया है, जो एक्चुअल डेटा है लास्ट 15-20 साल का जितना भी आपको मिलता है। और वो सारा डेटा यूज करके वी हैव डिजाइन दीज फ्रेमवर्क्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, जो कि मे बी कई बारी आपको दिखेगा कि वो बेंचमार्क्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली गेटिंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री। आप पढ़ते रहो कैपम, राइट, कैपम पढ़ते आए 1950 से, कैपम ही पढ़ते रहेंगे। अरे कैपम पढ़ना है आपको, बट आपको अपग्रेड भी तो करना होगा ना विद दीज मशीन लर्निंग मॉडल्स, अदरवाइज तो आप न्यू स्ट्रैटेजीज डिजाइन ही नहीं कर पाओगे। सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज यू कैन डिजाइन फॉर योर फंड्स, और दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज यू कैन डिजाइन फॉर योर सेल्फ एज वेल, राइट। तो हम लोग स्टॉक मार्केट, बिकॉज वो काफी एक्साइटिंग एरिया है एंड वहां पे रियल मनी इन्वॉल्व है, उसको भी इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस। अपार्ट फ्रॉम रिस्क एप्लीकेशंस वी विल आल्सो सी स्टॉक मार्केट एप्लीकेशंस, राइट। नेक्स्ट इज आपका री लर्निंग। री लर्निंग क्या होता है? एक एजेंट है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को देखेगा, इन्वायरमेंट या स्टेट को देखेगा, उसके बेसिस पे देखेगा कौन सा एक्शन लेने से आपके रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज होते हैं। एक एजेंट है, वो इन्वायरमेंट को देखेगा और उस इन्वायरमेंट में कौन सा एक्शन लेने से रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज होते हैं वो डिसाइड करेगा। जैसे कभी आपने कंप्यूटर के साथ गेम खेला होगा। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में जो पर्सन है वो एक एजेंट है, वो देखता है मैं कौन से स्टेट में खड़ा हूं, मैं मारियो गेम खेल रहा हूं, यहां से मुझे जंप करना चाहिए या मुझे बैक जाना चाहिए या मुझे फॉरवर्ड जाना चाहिए या मुझे कॉइन खाना चाहिए, राइट। मैं क्या करूं जिससे मेरा ओवरऑल रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज हो, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ री लर्निंग। आप ये सेम री लर्निंग यूज कर सकते हो टू डिसाइड किन कस्टमर्स का क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करना है, किसका इंक्रीज नहीं करना, किन कस्टमर्स का क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करना है, किन का क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं करना। मतलब आपके पास डेटा क्या रहेगा? आपके पास डेटा रहेगा फॉर एग्जाम्पल कि एक कस्टमर का लिमिट पहले इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, और उसका बिहेवियरल डेटा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। मतलब उसने क्रेडिट कार्ड्स पे टाइमली पेमेंट किया है कि नहीं, उसने कितना क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, कितना उसका एवरेज यूटिलाइजेशन रहा है, कितना उससे हम लोगों ने फीस कमाया है। एंड मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या एक्शन लूं, मैं क्या एक्शन लूं, क्या मैं उसका लिमिट इंक्रीज करूं या मैं उसका लिमिट डिक्रीज करूं, सच दैट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट लिमिट्स को इंक्रीज करोगे तो आपको फायदा ही होगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर आप क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पे आपका रिस्क भी बढ़ सकता है, वहां पे आपका रिस्क भी बढ़ेगा, बिकॉज अगर डिफॉल्ट हुआ तो ज्यादा लिमिट पे नुकसान होगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट अ स्वीट स्पॉट, कहां पे मेरे को क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने से फायदा होगा, कहां पे नुकसान होगा। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट जो काफी जगह पे आज की डेट में यूज हो रहा है। जो ट्रेडिशनल आपके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स थी ना, ट्रेडिशनल जितनी भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स थी, वो सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आपकी रिप्लेस हो रही हैं बाय दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी डिसाइड करना है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए कि सच दैट मेरे रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज हो, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन द क्रेडिट रिस्क स्पेस, कि आपको क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करना है या नहीं करना, या कितना इंक्रीज करना है। यू हैव टू डिसाइड एन ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। तो आप इन्वायरमेंट को देखोगे कि वो कस्टमर कौन से इन्वायरमेंट में है, उसने कितना टाइमली पेमेंट्स किया है, कितना यूटिलाइजेशन किया है, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द राइट स्ट्रैटेजी, कितना लिमिट इंक्रीज करे भी या ना करे, सच दैट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक इज मैक्सिमाइज्ड। तो जितना भी ऑप्टिमम, ठीक है, स्ट्रैटेजीज डिजाइन करने का आपका यूज केसेस है, जहां पे भी आपको ऑप्टिमाइजेशंस करना है, वहां पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ रहा है। इट इज रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल टेक्निक्स, राइट। उसके अलावा टेक्स्ट माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो अभी तक हम लोग क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर मॉडल्स बिल्ड करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कस्टमर का एबिलिटी टू पे इवेल्युएट करना है तो आप उसका फाइनेंशियल डेटा यूज करोगे, राइट। आप उसका एज, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब डेटा यूज करोगे। तो एबिलिटी टू पे के लिए तो मैं एक क्वांटिटेटिव मॉडल को यूज कर सकता हूं, बट अगर मुझे किसी का विलिंगनेस टू पे इवेल्युएट करना है, विलिंगनेस टू पे इवेल्युएट करना है, तो वहां पे तो क्वांटिटेटिव डेटा कुछ है नहीं। मैं आपके मन की बात कैसे जान लूं कि आप जो लोन लेने आए हो, आपका विलिंगनेस क्या है, कि आप पे बैक करोगे या नहीं। तो अभी तक मैं सिर्फ एबिलिटी को इवेल्युएट कर सकता था। टेक्स्ट माइनिंग से फायदा क्या हुआ, मैं कस्टमर का विलिंगनेस टू पे भी इवेल्युएट कर सकता हूं। कैसे? मैं कस्टमर को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा। हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर यू टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर लेंडर बाय मेकिंग टाइमली पेमेंट्स? कस्टमर कुछ आंसर देगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। डू यू फील अ मोरल ऑब्लिगेशन टू रीपे योर लोन्स? कस्टमर कुछ आंसर देगा। हैव यू एवर गोन आउट ऑफ योर वे टू एंश्योर अ लोन पेमेंट वाज मेड ऑन टाइम? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चनियर्स दिए जाएंगे पोटेंशियल बोरोवर को, वो उसको फिल करेगा, एंड उसके बेसिस पे बैंक जो है वो सेंटीमेंट एनालिसिस करेगा। जो आंसर है ना, वो आंसर में जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स को देख के सेंटीमेंट गॉज करेगा कि वेदर दिस इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट कस्टमर और अ नेगेटिव सेंटीमेंट कस्टमर। मतलब उसका विलिंगनेस टू पे हाई है या विलिंगनेस टू पे लो है। तो आंसर मिलेगा मुझे स्टेटमेंट की फॉर्म में, बट मैं उसमें से कीवर्ड्स निकालूंगा, टोकन्स क्रिएट करूंगा, और वो टोकन्स के बेसिस पे सेंटीमेंट गॉज करूंगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट माइनिंग, राइट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने स्टॉक मार्केट डेटा पे एक बार टेक्स्ट माइनिंग ट्राई किया था, तो वहां पे क्या, इतने सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, इतने सारे ट्वीट, सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं स्टॉक के बारे में। वो ट्वीट्स को देख के आप सेंटीमेंट गॉज कर सकते हो कि कल को ये स्टॉक ऊपर खुलने वाला है या नीचे खुलने वाला है, राइट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लूं, एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, वो एनुअल रिपोर्ट्स को देख के आप टोकन्स क्रिएट कर सकते हो, टोकन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोकनाइज किया है, वो टोकन्स के बेसिस पे अल्टीमेटली आपका यूज केस क्या है कि आपको सेंटीमेंट गॉज करना है कि यार किस तरह के वर्ड्स यूज हुए हैं उस स्टेटमेंट के अंदर, एंड वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट स्टेटमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट स्टेटमेंट है। तो बैंक्स में, इंडिया में तो नहीं हुआ, बाहर में ऑलरेडी टेक्स्ट माइनिंग यूज होने शुरू हो गया है फॉर स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस, ठीक है। इंडिया में स्टॉक मार्केट के लिए तो यूज हो रहा है, बट क्रेडिट रिस्क में अगर आप विलिंगनेस का बात करोगे, एक कस्टमर का अगर मुझे विलिंगनेस जानना है, तो आई कैन गिव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू द कस्टमर, एंड आई कैन सी द क्वालिटी ऑफ आंसर्स। वो आंसर्स में कुछ कीवर्ड्स उसने यूज किए होंगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। अगर नॉट इंपॉर्टेंट लिख दिया, दिस इज अ नेगेटिव सेंटीमेंट स्टेटमेंट। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन योर प्लान टू रीपे दिस लोन? अब यहां पे मैं देखूंगा कि वो किस तरह का आंसर दे रहा है। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट आई विल ट्राई वेरी हार्ड टू रीपे द लोन ऑन टाइम। तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट स्टेटमेंट हो गया कि आई एम
नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट आई विल ट्राई टू रीपे द लोन ऑन टाइम। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट के आंसर्स देख के उस पर टेक्स्ट माइनिंग अप्लाई करना है, टोकनाइजेशन करना है, एंड देन यू हैव टू गॉज द सेंटिमेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। क्या हमारे कोर्स का पार्ट है ये? द आंसर इज यस। टेक्स्ट माइनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आपके कोर्स का पार्ट है, राइट। लास्ट इज जो आजकल काफी यूज हो रहा है वो है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको किसी कंपनी का क्रेडिट एनालिसिस करना है। क्रेडिट एनालिसिस करने का मतलब मेरे पास उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है, मैं उसमें मेन चेक करना चाहता हूं की रेशियोज क्या है, ऑल्टमैन जी स्कोर क्या है जो कि डिफॉल्ट को प्रेडिक्ट करता है, राइट। मैनेजमेंट का सेंटीमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है, मार्केट का आउटलुक कैसा है, ग्रोथ ट्रेंड कैसे होने वाले हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है उस कंपनी में। आज तक 400 पेज का एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में एक किसी भी एनालिस्ट को 1 महीना लगता था। मैं उसको जनरेटिव एआई को दे सकता हूं, जनरेटिव। उसको आप टेक्स्ट दो, वो नया टेक्स्ट आपको जनरेट करके देगा। वो नया टेक्स्ट आपको जनरेट करके देगा, वो आपको समराइज्ड रिपोर्ट जनरेट करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक समराइज्ड रिपोर्ट जनरेट किया है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से, तो अगर आप चैट जीपीटी में जाके डालोगे ना, मैंने मारुति सुजुकी का इसको एनुअल रिपोर्ट डाल के दिया था, मारुति सुजुकी का एनुअल रिपोर्ट, इसने पूरा मुझे क्रेडिट एनालिसिस करके दे दिया। की रेशियोज क्या है, ऑल्टमैन जी स्कोर क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट आउटलुक क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, की थ्रेट और रिस्क क्या है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट रिस्क भी एक बहुत बड़ा रिस्क है मारुति सुजुकी के लिए। तो इतना सारा इंसाइट आपको कैसे मिल रहा है एक 400 पेज की रिपोर्ट से, यूजिंग जनरेटिव एआई। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या सिखाने वाले हैं? हम लोग चैट जीपीटी यूज करना नहीं सिखाएंगे, हम लोग जीपीटी खुद के ट्रेन कैसे करते हैं वो सिखाने वाले हैं। दैट इज द ब्यूटी। क्यों? बिकॉज अभी जैसे मेरा एक क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग का कोर्स है 200 घंटे का, उसके सारे नोट्स कंपाइल करके हम लोगों ने जीपीटी क्रिएट किया है। वो सारे नोट्स दो, वो उसके बेसिस पे 200 एमसीक्यू बना के दे देता है, मेरे जो कोर्स स्पेसिफिक नोट्स हैं उसके बेसिस पे। दैट इज द ब्यूटी। तो जीपीटी को कैसे आपको ट्रेन करना है यूजिंग डेटा, इट इज वेरी इजी नाउअडेज। एंड उसके बेसिस पे आपको कैसे प्रिडिक्शंस करना है, जीपीटी का जो आउटकम आएगा उसके बेसिस पे आपको कैसे प्रिडिक्शंस करना है, दैट विल बी वेरी वेल अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, राइट। तो हम लोग जनरेटिव एआई को यूज करने वाले हैं। मैं आपको चैट जीपीटी यूज करना नहीं सिखाने वाला, वो तो आप सीख ही लोगे खुद भी। जीपीटी खुद के ट्रेन कैसे करते हैं, राइट। और वो जीपीटी को यूज करके कैसे हम लोग प्रिडिक्शंस करने वाले हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, राइट। तो जैसे यहां पर एक मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट जो दिखाया ना, एक वेबसाइट है मनीला करके, मनीला, उसमें आप टेस्ला का रिपोर्ट अपलोड करो, वो आपको क्लाइमेट रिस्क के परस्पेक्टिव से सारा का सारा समराइज्ड रिपोर्ट दे देगा, क्लाइमेट रिस्क के परस्पेक्टिव से, राइट। नेम इज मनीला। तो ये मनीला का ही मैंने आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाया। इज दैट क्लियर? तो ये सारा आपका करिकुलम का पार्ट है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज टेक्स्ट माइनिंग, जनरेटिव एआई, और ऑब्वियसली खाली मॉडल बिल्डिंग का बात नहीं है, मॉडल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का भी डिस्कशन होने वाला है इस कोर्स के अंदर। उसके बाद है मॉडल फेयरनेस, मॉडल फेयरनेस, राइट, मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी। अब मॉडल फेयरनेस के अंदर क्या है कि आपको फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हो। दिस इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द बैंक्स। आप मॉडल्स यूज कर रहे हो, आप एप्लीकेशन स्कोर कार्ड यूज कर रहे हो, बट बाद में दिखता है कि आप फीमेल्स के लोन्स को ज्यादा रिजेक्ट करते हो एज कम्पेयर टू मेल्स। दैट कैन बी अ ह्यूज रिस्क टू द बैंक। इट कैन हैव रेपुटेशनल implications as well, it can have regulatory penalties as well, राइट। तो आपको फेयरनेस इंश्योर करना है इन योर लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर कुछ मेट्रिक्स देखने वाले हैं, कुछ मेट्रिक्स देखने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे, बहुत सारे मेट्रिक्स देखेंगे डेटा पे, जिसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि आपका कोई एज के बेसिस पे या कोई कलर के बेसिस पे, राइट, या कोई जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। दैट इज योर फेयरनेस इन लेंडिंग प्रैक्टिसेस। इट इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो बहुत सारे मेट्रिक्स हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करते हैं, लाइक बायस मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल पैरिटी डिफरेंस, डिस्पैरेट इंपैक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी डिफरेंस, एवरेज एब्सोल्यूट ऑड्स डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आपको दिखा कि फीमेल्स के लोन ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं, बट उसके पीछे में लॉजिक किया कि फीमेल्स का इनकम कम है, राइट, देन इट इज ओके।
कि इनकम कम है उस कारण से वो लोन रिजेक्ट हुआ, देन इट इज फाइन। बट अगर इनकम सेम है, एवरेज इनकम मेल ग्रुप का फीमेल ग्रुप का, बट तब भी फीमेल्स में रिजेक्शन ज्यादा हुए हैं, दैट इज अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वो डिस्क्रिमिनेशन आपके मॉडल्स में नहीं होना चाहिए। योर मॉडल्स शुड इंश्योर कि आप फेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो। दैट इज बिकमिंग अ बिग यूज केस, राइट। उसके अलावा आपका मॉडल इंटरप्रेटेबल होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। क्या इनपुट्स आप यूज कर रहे हो, उसका क्या रिलेशनशिप है विद आउटपुट। मतलब अलग अलग बोरोवर के एट्रीब्यूट्स, एज, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कैसे डिफॉल्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो आपके इनपुट्स हैं उनका जो साइन है वो इंट्यूटिव है कि नहीं। कौन से टॉप फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे लोन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। अगर एक कस्टमर का लोन एक्सेप्ट हुआ है तो किन कारण से हुआ है, अगर एक कस्टमर का लोन रिजेक्ट हुआ है तो किन कारण से हुआ है। यू कैन नॉट यूज ब्लैक बॉक्स मॉडल्स। योर मॉडल शुड बी एक्सप्लेनेबल एंड इंटरप्रेटेबल, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मॉडल है, इसमें आप कुछ भी डालोगे, कस्टमर के एट्रीब्यूट्स डालोगे एंड उसके बाद मॉडल को रन करोगे, तो आपको बताएगा कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट। व्हाट इज द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, तो ये बोल रहा है 86% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। 86% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, राइट। एंड ओरिजिनल फीचर्स कौन कौन से यूज किए, ये सारे ओरिजिनल फीचर्स हैं। हमने उसको एक्सप्लेन करके, सिंप्लीफाई करके सब स्केल फीचर्स निकाले हैं कि यार ये फीचर्स इस नेचर के हैं, ये फीचर्स इस नेचर के हैं, ये फीचर्स डेलिंक्वेंसी के ऊपर फोकस्ड है। एंड नीचे में आपका एक्सप्लेनेबिलिटी भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, राइट। तो इस तरह से आपको मॉडल को एक्सप्लेनेबल रखना है। और आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल एआई एक्सप्लेनेबिलिटी डेमो, डेटा साइंटिस्ट के परस्पेक्टिव से यहाँ पे एक डेमो दिया हुआ है। ठीक है, आप डेटा डालोगे, वो आपको बताएगा कि जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, एक्सटर्नल रिस्क एस्टिमेट, इफ एक्सटर्नल रिस्क एस्टिमेट इज ग्रेटर देन 69, द क्रेडिट स्कोर इंक्रीजेस बाय एन एडिशनल 0.035। मतलब कैसा फैक्टर किस तरह से आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट कर रहा है, आप पूरा एक्सप्लेन कर पा रहे हो। यू कैन नॉट यूज ब्लैक बॉक्स मॉडल। अगर मोस्ट रिसेंट डेलिंक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू 21, देन आपका स्कोर रिड्यूस होता है बाय 0.3। मंथ सिंस मोस्ट रिसेंट डेलिंक्वेंसी इज लेस देन 21, अगर रिसेंट में ही आपका डेलिंक्वेंसी हुआ है, बिकॉज मंथ सिंस डेलिंक्वेंसी ले रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। कितना गिरेगा, आप पूरा एक्सप्लेन कर पा रहे हो। यू आर एबल टू स्पीक योर मॉडल आउटपुट इन वर्ड्स। दैट इज द आइडिया ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी। बिकॉज रेगुलेटरी मॉडल्स में आपको नहीं अलाउ किया जाएगा ब्लैक बॉक्स मॉडल यूज करना। तब तो आप कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करोगे, रेगुलेटर को पता ही नहीं लगेगा। बाकी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, बाकी इंडस्ट्री में द फोकस इज ऑन एक्यूरेसी। यहाँ पे खाली एक्यूरेसी पे फोकस नहीं है, आपको एक्सप्लेनेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी के बारे में भी सोचना है, राइट। अगर मेरे को कस्टमर परस्पेक्टिव से बात करना है कि एक कस्टमर का लोन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिनाइड, तो क्या रीजन है डिनाई का। द वैल्यू ऑफ कंसोलिडेटेड रिस्क मार्कर इज 65, इट नीड्स टू बी अराउंड 72। द वैल्यू ऑफ एवरेज एज ऑफ अकाउंट इज 52, इट नीड्स टू बी अराउंड 68, जिस कारण से रिजेक्शन हुआ है। द वैल्यू ऑफ मंथ सिंस मोस्ट रिसेंट क्रेडिट इंक्वायरी विद इन द लास्ट 7 days is 2, it should be around 3 for application to be approved. तो यू कैन एक्सप्लेन द एंटायर आउटपुट टू द कस्टमर एज वेल। इस लेवल का आपको एक्सप्लेनेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी इंश्योर करना है अपने मॉडल के अंदर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हमारा कोर्स काफी फोकस्ड है एक्सप्लेनेबिलिटी के ऊपर भी और इंटरप्रेटेबिलिटी के ऊपर भी। 35% वेट आपका एल्गोरिदम के ऊपर है, बट काफी सारा वेट आपका फेयरनेस के ऊपर है, एक्सप्लेनेबिलिटी के ऊपर है, इंटरप्रेटेबिलिटी के ऊपर है, राइट। वो भी हम लोग कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा मॉडल लाइफ साइकिल, इतने सारे मॉडल्स का बात हो रहा है, तो आपको मॉडल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करना होगा। तो मॉडल लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले हम लोग डेटा लेते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, मॉडल को डेवलप करते हैं, देन मॉडल को वैलिडेट करते हैं, देन मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। तो वो सारे स्टेजेस में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से मॉडल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड मॉडल इन्वेंट्री प्रॉपर होना चाहिए, मॉडल गवर्नेंस एंड वैलिडेशन होना चाहिए प्रॉपर। मॉडल रिस्क को आपको मेजर भी करना होगा, मॉडल रिस्क को आपको रिपोर्ट भी करना होगा, एंड यू शुड हैव प्रॉपर मॉडल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में 15-20 आवर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉडल रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, इंक्लूडिंग द क्वांटिफिकेशन ऑफ मॉडल रिस्क, राइट। दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इज दिस क्लियर।
तो ये आपका पूरा करिकुलम है जो मेरे को आपको आइडिया देना था। नाउ रिगार्डिंग रिस्क एंड एआई, ये जो रिस्क एंड एआई सर्टिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि मशीन लर्निंग कर लेंगे, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स हैं, यूडेमी पे इतने सारे लेक्चर्स हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट रिस्क ओरिएंटेड और दे आर नॉट फाइनेंस ओरिएंटेड ओनली। तो आपका कभी इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आपका कभी मोटिवेशन ही नहीं आएगा। अगर आप रिस्क प्रोफेशनल हो या फाइनेंस प्रोफेशनल हो, यू शुड लर्न मशीन लर्निंग फ्रॉम अ फाइनेंस परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ रिस्क परस्पेक्टिव। तब जो आपको मजा आएगा ना, उस केस में आपका ट्रू लर्निंग होने वाला है, राइट। काफी सारे लोग मशीन लर्निंग का कोर्स करते हैं, सीधा पाइथन कोड स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको वो कोर्स ब्लैक बॉक्स लगता है, यार समझ ही नहीं आ रहा अंदर में क्या हो रहा है। तो हमारा जो फोकस है वो पहले एक्सेल के ऊपर रहेगा, फिर पाइथन के ऊपर रहेगा। ऑल्दो रिस्क एंड एआई करिकुलम में क्लियरली लिखा है कि कोडिंग का नॉलेज चेक नहीं होगा, कोडिंग का नॉलेज चेक नहीं होगा। बट अगर आपको रियल वर्ल्ड में काम करना है तब तो आपको कोडिंग जानना ही होगा। तो हम लोग करवाएंगे, बट एग्जाम में टेस्टेबल नहीं है, राइट। तो देर विल बी एक्सेल वॉक थ्रूज, देर विल बी विजुअलाइजेशंस। हम लोग मैथ्स भी कवर करने वाले हैं, ऑल दो करिकुलम के अंदर आपको मशीन लर्निंग का मैथ्स नहीं दिया, आपको लीनियर एल्जेब्रा, आपको थोड़ा सा कैलकुलस वो सब सीखना पड़ेगा। वो कोर्स का पार्ट नहीं है, बट वो हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। सो मशीन लर्निंग के लिए जो मैथ्स रिक्वायर्ड है वो भी आपको थोड़ा सीखना चाहिए, इवन दाउ दैट इज नॉट टेस्टेबल इन द एग्जाम। द केस स्टडीज विल बी फाइनेंस एंड रिस्क ओरिएंटेड, मेनली रिस्क ओरिएंटेड होगा, बट हम लोग स्टॉक मार्केट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। देयर विल बी एक्सटेंसिव पाइथन कवरेज। देखो आजकल ना पाइथन भी आप जनरेटिव एआई के थ्रू कोड्स जनरेट कर सकते हो, तो पाइथन सीखना बड़ी बात नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कहां पे किस तरह का कोड अप्लाई करना है, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन और करेक्ट एप्लीकेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आपको लाइब्रेरीज देने वाले हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट पैकेजेस जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्योंकि आजकल बैठ बैठ के पूरा एक एक कोड लर्न करना जरूरी है ही नहीं, राइट। आपको आपके पास एक रिपॉजिटरी होना चाहिए कि यार इस तरह का मेरा लाइब्रेरी है, राइट, इस तरह का मेरा पैकेज है, ये मेरा कोड का फ्रेमवर्क होता है, ये फ्रेमवर्क मैं किसी भी न्यू डेटा पे अप्लाई कर सकता हूं। तो हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले फ्रेमवर्क्स के ऊपर कि यार ये कोड में 5 तरह की चीजें होती है, ऐसे इनपुट डालो, ऐसे कोड को रन करो, ऐसे वैलिडेट करो। तो वो जो फ्रेमवर्क है ना, जिससे आप डेटा को चेंज करके कल को कोई भी नए डेटा के ऊपर उस मॉडल को रन कर सकते हो, वो फ्रेमवर्क्स पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, रादर देन learning each and every line of code, because that is not required these days। बिकॉज जनरेटिव है, ऐसे आप कोड्स बहुत अच्छे अच्छे जनरेट कर सकते हो, आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए। तो यूज करने में क्या फ्रेमवर्क है, राइट, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंडली वी विल गिव यू द रिपोजिटरी ऑफ सारे कोड्स। डिसीजन ट्री का कोड क्या है, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का कोड क्या है, के नियरेस्ट नेबर का कोड क्या है, वो रिपोजिटरी, टेक्स्ट माइनिंग का कोड क्या है, वो रिपोजिटरी हम आपको देंगे, जिसमें आप डेटा चेंज करके कभी भी नए डेटा के ऊपर उस कोड को रन कर सकते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड वैसे भी इस कोर्स के अंदर आपका कोडिंग का बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं है, कोडिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट। नाउ फीस वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं रिस्क एंड एआई के बारे में। फीस कितना है आपका, नॉन मेंबर के लिए $650, एफआरएम वालों के लिए $525, राइट, और इंडिविजुअल पेड मेंबर के लिए $550। तो आप मान के चलो $650 इज द फीस, एफआरएम वालों के लिए डिस्काउंट है, $525 है। आपका एग्जाम विंडो कब कब है, आपका एग्जाम होगा नवंबर एंड में या दिसंबर बिगनिंग बोल लो, राइट। उसके अलावा 2025 में अप्रैल में एंड 2025 में अक्टूबर में। 2024 में आपका नवंबर 30 टू दिसंबर 8, 2025 में अप्रैल 5 टू अप्रैल 13, 2025 में अक्टूबर 4 टू अक्टूबर 12। तो हम लोग नवंबर 30 टू दिसंबर 8 के लिए पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स को। उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड आपका अगस्त 1 से सितंबर 30 है, अगस्त 1 से सितंबर 30। तो ऑब्वियसली पहले अटेम्प्ट्स में तो पासिंग रेट काफी हाई रहता है, 70-75%, राइट। तो वो आप एडवांटेज ले सकते हो। इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसमें आपको एक अटेम्प्ट का लेवरेज दिया है, मतलब आपने रजिस्टर किया बट आपने एग्जाम शेड्यूल नहीं किया, या आपने एग्जाम दिया आप पास नहीं हो पाए, तो आप रीटेक कर सकते हो एग्जाम को। कैंडिडेट्स हु डोंट पास देयर एग्जाम रजिस्टर एंड डोंट रीशेड्यूल देयर एग्जाम or schedule and don't take their exam can on a one time basis register to take their exam
on an available date within the next exam administration window, right? Within the next exam administration window. तो एग्जाम पास नहीं हुआ, रजिस्टर किया बट एग्जाम को स्केड्यूल नहीं किया, उसके अलावा आपने एग्जाम दिया नहीं, तो उस केस में आप रीटेक कर सकते हो। रीटेक का ऑब्वियसली फीस लगेगा, बट आप रीटेक कर सकते हो एक बार एग्जाम को, राइट? The candidate will have access to the RAI curriculum within the GARP learning during the registration period. तो करिकुलम आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा विच इज कोर मटेरियल। उसके अलावा हमारा वीडियो क्लासेस रहेगा, हमारा लाइव सेशंस भी होगा, बिकॉज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो रिस्क एंड एआई स्पेसिफिक पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे क्लासेस हम लोग लेवरेज करेंगे फ्रॉम आवर अदर कोर्सेज, जहां पे हमने ऑलरेडी मशीन लर्निंग बहुत रिच तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो इट विल बी अ ब्लेंडेड कोर्स ऑफ लाइव वीडियोस प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। पाइथन एक्सरसाइजेस डेफिनेटली रहेगा, जिसमें आपको फ्रेमवर्क दिया जाएगा और रिपोजिटरी दिया जाएगा। एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आप एग्जाम को पास कर सको। एग्जाम आपका सीबीटी बेस्ड है, राइट? रीटेक फ्री मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे, एक्चुअली इट शुड नॉट बी फ्री। तो $350 पे आप एग्जाम को रीटेक कर सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटीज, आज अगर आप कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल में क्रेडिट रिस्क का जॉब देखोगे, मार्केट रिस्क का जॉब देखोगे, लिक्विडिटी रिस्क का जॉब देखोगे, ऑपरेशनल रिस्क का जॉब देखोगे, उसमें नीचे में एक छोटा सा लाइन लिख देगा कि नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव एआई मस्ट, राइट? तो एक्सप्लिसिटली में भी आपको ऐसा ना दिखे यार मशीन लर्निंग के ऊपर अलग से जॉब है, क्योंकि हर एक रिस्क के अंदर मशीन लर्निंग अब मैंडेटरी होते जा रहा है। तो इट इज गेटिंग इंटीग्रेटेड विद अदर रिस्क्स, तो वो आपको डेफिनेटली कवर करना ही पड़ेगा, इवन दाउ यू आर वर्किंग इन से क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क स्पेस। क्रेडिबल बॉडी है गार्प, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। कोर्स आपका बेसिक टू एडवांस लेवल है, बिकॉज ये लोग इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स भी डिस्कस कर रहे हैं एंड उसके अलावा मशीन लर्निंग में पूरा का पूरा मॉडलिंग स्पेस कवर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो रहता ही है, जैसे एससीआर में काफी लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो रहा है। क्लाइमेट रिस्क जो सर्टिफिकेशन है आपका, बिकॉज क्लाइमेट रिस्क बहुत बड़ा बनते जा रहा है इन द कमिंग ईयर्स, तो जो पहले करके रखेगा उसका एडवांटेज है। एंड इट जेल्स विद अदर सर्टिफिकेशन, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन टू एफआरएम और सीएफए, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोग्राम टू अदर सर्टिफिकेशंस, बिकॉज हर एक फील्ड के साथ आपका मशीन लर्निंग जुड़ रहा है। हर एक फील्ड में जो मॉडलिंग है वो आपका रिप्लेस हो रहा है बाय मशीन लर्निंग मॉडल्स। सूटेबिलिटी मैट्रिक्स एक बार देख लेना। जो लोग रिस्क प्रोफेशनल्स हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं रिस्क के अंदर, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ठीक है, 2 साल या उससे ज्यादा, तो वो लोग ये कोर्स डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट डूइंग एफआरएम और सीएफए और सीए, राइट? जो लोग एफआरएम कर रहे हैं या सीएफए कर रहे हैं, वो लोग अगर जाना चाहते हैं एनालिटिक्स के अंदर या एनालिटिक्स के लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली ये कोर्स कर सकते हैं। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सिंस सीए के अंदर आप बिल्कुल भी डेटा साइंस पढ़ते ही नहीं हो, तो वो तो काफी लैगिड बिहाइंड है, अगर वो भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो दे कैन डू दिस कोर्स, राइट? हमारा 200 आवर्स का कोर्स है, जिसमें लाइव सेशंस भी होंगे, वीकली 1 लाइव सेशन होगा एंड बाकी वीडियोस रहेगा। हमारा कोर्स जो स्टार्ट होगा वो अगस्त बिगनिंग से होगा। क्वेश्चन बैंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व भी करेंगे एंड देयर विल बी पाइथन इंप्लीमेंटेशन, वो अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। फीस जो है दैट इज 40,000 फॉर 6 मंथ्स ऑफ एक्सेस, बिकॉज ये एग्जाम बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें 6 मंथ्स के लिए एक्सेस रहेगा। बट फॉर द फर्स्ट बैच वी विल बी प्रोवाइडिंग 1 ईयर एक्सेस एट 8,000 रुपीज डिस्काउंट। आप सबको मेरा नेचर पता है कि हम लोगों ने पहले भी ऑफर्स प्रोवाइड किया इनिशियली, राइट? जो लोग हमें शुरू में सपोर्ट करते हैं, तो इफ यू आर सपोर्टिंग अस फॉर द फर्स्ट बैच, then we will be providing you with the 8,000 rupees discount, that will be 32,000 and that too for a 1 year access। तो 32,000 आपका फीस होगा 1 year access के लिए, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड ऑल, राइट? तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है रिस्क एंड एआई के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा पोर्टल अपना दिखा देता हूं, उसमें आपको क्या क्या वीडियोस मिलेगा। पाइथन फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियोस मिलेगा, प्राइमर्स जो मैंने आपको बोला, मैथ्स प्राइमर, फंक्शंस, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम के लिए, तो एक ओरिएंटेशन वीडियो हम लोग शुरू में लेंगे कि एग्जाम के लिए क्या मैंडेटरी है एंड क्या ऑप्शनल है, बिकॉज हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं कि आपका पूरा इन डेप्थ नॉलेज हो, राइट? बट एग्जाम फोकस भी अपने को रखना है, तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अलग से ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स, उसके बाद आपके एमएल के सारे आइडियाज, उसके बाद क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स, राइट? देन टेक्स्ट माइनिंग, देन अभी और कंटेंट इसमें ऐड होगा। तो टोटल अपना 200 to 250 आवर्स के बीच में रहेगा एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर द फर्स्ट बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। तो उसके बेसिस पे आप
दिसंबर में एग्जाम दे पाओगे, राइट? तो मुझे इतना ही बोलना था आज के वेबिनार के लिए। बाकी अब जो भी क्वेश्चंस हैं, लेट मी टेक दोस क्वेश्चंस। तो मे बी यू कैन स्पीक एंड आस्क योर क्वेश्चंस, और यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। तो आप रेज हैंड कर सकते हो, या आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। करंटली अ पर्सन हु इज वर्किंग इन फोरेंसिक ऑडिट, क्या उसके लिए सूटेबल है? डेफिनेटली उसके लिए कोर्स सूटेबल है, बिकॉज ऑडिट के अंदर भी पूरा एनालिटिक्स आ रहा है। आजकल ऑडिट ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होता, आपको एक सैम्पलिंग जैसा सिंपल टेक्निक भी करना है, वहां पे भी आप एनालिटिक्स को यूज करते हो। यस अर्पन, प्लीज स्पीक। Yeah, if basically this course is for 1 year, but if I uh, cannot pass within first attempt, अगर आपका वन ईयर में then नहीं होता, देन फॉर एवरी 6 मंथ्स वी विल हैव एन एक्सटेंशन फी ऑफ 5,000 रुपीज। यू विल नॉट हैव टू पे द okay, एंटायर फीस अगेन। okay. या नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए इफ यू वांट एनी काउंसलिंग। दैट इज 9780 564549, 9780 564549। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डिस्काउंट्स इतने ही है, सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए डिस्काउंट है, दैट विल बी एप्लीकेबल टिल 15th of August। दैट इज 8,000 रुपीज डिस्काउंट फॉर अ 1 ईयर एक्सेस। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी। राहुल, यस राहुल। हेलो या राहुल, सर, मेरा मेरा क्वेश्चन था कि सिंस मुझे कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मैं पूरा फाइनेंस से आता हूँ, लाइक एमबीए कोडिंग का कोई बीकॉम। बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको इस कोर्स में, बिकॉज हम लोग बिल्कुल पाइथन फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। एट द सेम टाइम एग्जाम के लिए तो कोडिंग टेस्टेबल ही नहीं है। तो आपको फ्रेमवर्क्स कैसे यूज करना है वो समझ में आना चाहिए, कैसे कोड्स को मैनिपुलेट करना है उस पर फोकस रहेगा। और उतना ही और एक चाहिए आपको क्वेश्चन रियल है। लाइफ के लिए भी। थैंक यू। सो और एक क्वेश्चन ऐसे कि बाकी जो भी एफआरएम एससीआर कोर्स है उसमें सब पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, लोग उसको प्रैक्टिस करके एग्जाम दे सकते हैं, सो हमारे पास कुछ रेफरेंस मटेरियल किसी में होता है। पास्ट ईयर पेपर नहीं होता है, बिकॉज कोई भी पेपर मिलता नहीं है एफआरएम का। तो पास्ट ईयर पेपर ओके। का कंसेप्ट किसी में नहीं होता। या बट मैंने देखा एफआरएम में कुछ मॉड्यूल्स होता है गार्प्स के जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मे बी वो पास्ट हाँ, पेपर नहीं है हाँ, तो बट उसमें अभी क्या है कि इसमें अभी क्वेश्चन बैंक आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो हमने कंपाइल किया फ्रॉम डिफरेंट सर्टिफिकेशंस। क्योंकि अभी रिस्क एंड एआई का खुद का तो कुछ आया नहीं है, राइट? करेक्ट, हाँ। वो 4-5 सालों में आएगा। तो हम लोग अपने अच्छा। क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी अराउंड 300 क्वेश्चंस, और उसको सॉल्व भी करेंगे क्लास के अंदर। ओके। या ओके सर, थैंक्स। और ये पीपीटी सबके साथ शेयर किया जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या एक्सेल शीट शेयर करेंगे? जहां पे हमारे टीचिंग टूल्स है एक्सेल में वो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, वो विजुअलाइजेशन टूल्स है। बट फॉर एग्जांपल, मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का शीट बनाया फॉर डाइवर्सिफिकेशन। दीज काइंड ऑफ शीट्स विच आर नॉट टीचिंग टूल्स, वी विल शेयर दीज एक्सेल शीट्स। माई नंबर इज 9780 564549। ठीक है, आप मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हो, 8697869786। दैट इज माई ऑफिशियल नंबर, 8697869786। ठीक है, तो बाकी जो भी डाउट है, फील फ्री टू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, और फील फ्री टू पिंग माई टीम। ये वीडियो मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करने का, मैं पहले कंफर्म नहीं करता हूँ, बिकॉज अदरवाइज लोग अटेंड ही नहीं करते हैं। आपके लिए ये अवेयरनेस जरूरी है। सी, इट्स ऑल अबाउट 95% अवेयरनेस, 5% एग्जीक्यूशन। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, हमें क्या अपग्रेड करना है। एक बार अवेयरनेस हो गया तो आप एग्जीक्यूशन तो कर ही लोगे। तो मैंने आपको अवेयर कर दिया। आई होप मैंने आपको यूज केसेस भी अच्छे से बताए हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली बहुत सारे स्प्रेडशीट्स भी दिखाए हैं, राइट? तो मेरा पर्पस था अवेयरनेस क्रिएट करना। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको कोर्स करना है कि नहीं। ऑब्वियसली गार्प इज क्रेडिबल, तो इस कोर्स का वैल्यू तो बनेगा। ऐसा हो सकता है कि इनिशियली 6 महीने में ना दिखे, बट ओवर द ईयर्स, 3 इयर्स 4 इयर्स में बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाला है। जैसे एससीआर का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ते जा रहा है, अगर आपको क्लाइमेट रिस्क में काम करना है, क्योंकि रिस्क में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिस्क में देयर इज नो कॉम्पिटिशन। तो जो सर्टिफिकेशंस गार्प की हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसी के बेसिस पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। So with this note, I would end today's webinar. Thank you very much for attending this on Sunday. So I hope the session was useful, and have a great weekend. Thank you.